हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। WBSSC ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ग्रुप डी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, आगे आने वाले क्वेश्चंस में को सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आज हम उन्हें पहले डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम लेके आएंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ह्यूमंस, यानी कौन ह्यूमंस के लिए सही नहीं है। तो पहला है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है ओमनीवोर, तीसरा है हेटेरोट्रॉपिक और चौथा है कार्निवोर। कार्निवोर्स जो मांसाहारी होते हैं वो सिर्फ मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक होता है जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधे फल सब्जी ये सब अगर खाते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ओमनीवोरस होते हैं दोनों, इसमें हेटेरोट्रॉपिक भी आते हैं और कार्निवोरस भी आते हैं, जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं। और ऑटोट्रॉपिक जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी इंसान अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो इंसान ओमनीवोरस भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है और कार्निवोर भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑटोट्रॉपिक, यानी इंसान अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो आज का दूसरा सवाल है, नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो रात के वक्त जो नहीं दिखता है, किसी को धुंधला दिखता है, ये किसके कारण हो सकता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन ए के कारण। विटामिन ए के कारण जो है, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है दोस्तों, इसको अगर किसी को भी नाइट ब्लाइंडनेस हो तो विटामिन ए ले सकते हैं, उसके टैबलेट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। आज का तीसरा सवाल है, इफ़ यू हैव कैरीज whom would you consult? तो कैरीज यहाँ होता है कैविटी, यानी दांतों का सड़ जाना। अगर किसी का दांत सड़ रहा हो तो उसको आप किससे कंसल्ट करोगे, यानी किसके पास जाओगे? कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, डेंटिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट? तो किसके पास जाएंगे कोई भी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी डेंटिस्ट के पास जाएंगे। डेंटिस्ट के पास जाएंगे अगर दांत सड़ गया है या कैविटी हो गया हो तो। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आज का चौथा सवाल है, कंगारू इज द नेशनल एम्बलम ऑफ, यानी कंगारू जो है कौन से देश का चिन्ह है? कौन से देश का नेशनल चिन्ह है? नेशनल चिन्ह, क्या वो कनाडा होगा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या आयरलैंड? इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल कंगारू ही है और नेशनल एम्बलम यानी चिन्ह भी कंगारू है, इसलिए ऑस्ट्रेलियंस को कंगारूज भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब आगे। अगला सवाल, तो आज का पांचवा सवाल है, बाय विच द फूड टोफू इज मेड, यानी टोफू कौन से फूड से बनता है? किस किस फूड से या फिर किससे बनाते हैं टोफू? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कोकोआ, सोयाबीन मिल्क, कर्ड कर्ड या फिर कॉफ़ी। तो दही, कॉफ़ी या फिर कोकोआ या सोयाबीन मिल्क किससे बनाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी सोयाबीन मिल्क। इससे मिल्क कर्ड, इन तीनों से मिला के बनाते हैं, लास्ट में प्रोसेस करते हैं कर्ड में, तो बनता है टोफू। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का छठा सवाल है, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज। तो दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक कौन सा है? तो दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक है लेक बैकाल। इसका सही जवाब ऑप्शन क्या होगा? लेक बैकाल, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप लोग कमेंट करते हुए चलेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, लेक बैकाल, जो कि कहाँ पे है? साइबेरिया में है। लगभग 1642 मीटर गहरा है, 1642 मीटर गहरा है लेक बैकाल, साइबेरिया में है। ठीक है, चलते हैं आज का अगला सवाल। तो सातवां नंबर क्या कहता है,
विच मेमल लेज एग, यानी कौन सा मेमल यानी स्तनधारी जानवर जिसके स्तन होते हैं, थन होते हैं, तो वो अंडा देता है। तो क्या वो डॉल्फिन है, डक, बाइल्ड प्लेटिपस, वेल या डंगोंग? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी डक बाइल्ड प्लेटिपस। डक बाइल्ड प्लेटिपस जो है वो स्तनधारी जानवर है लेकिन अंडे देता है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले सवाल पे। सवाल नंबर 8, हु इज रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है प्रिंसिपल आर्किटेक्ट यानी मेन जो है बनाने वाला कौन है, कौन जो है पूरा आर्किटेक्ट उसको किया है, उसको अच्छे से बनाया है? तो क्या वो बी.एन. राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो इन्होंने इसीलिए इनको बनाया गया था, इसलिए इनको चेयरमैन ऑफ कमिटी, ड्राफ्ट कमिटी का चेयरमैन बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी मेन आर्किटेक्ट यही थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के जरिए कौन सा डिजीज, कौन सा बीमारी नहीं होता, यानी 3 बैक्टीरियल डिजीज है और एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है। तो एमीबियासिस, टाइफाइड, कोलेरा, डिप्थेरिया। तो जैसे टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, कोलेरा ये भी बैक्टीरिया से होता है, डिप्थेरिया ये भी बैक्टीरिया से ही होता है, लेकिन एमीबियासिस ये प्रोटोजोआ से होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। एमीबियासिस प्रोटोजोआ से होता है और बाकी तीनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है बिग बैंग थियरी एक्सप्लेन्स। तो बिग बैंग थियरी जो है किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? बिग बैंग थियरी किस चीज़ के बारे में बताता है? तो बिग बैंग थियरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ सन, ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशन, ओरिजिन ऑफ माइक्रोब्स। तो बिग बैंग थ्योरी बताता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कहा जाता है कि एक बिग बैंग यानी पहले सिर्फ एक छोटा सा ये था, तिनका था, धूल का तिनका, जिससे बिग फटने के बाद सारा यूनिवर्स बना है, हर एक चीज़ बना है, सन, ग्रेविटेशन, माइक्रोब, सारा कुछ इसके अंदर आएगा, यानी एक बिग बैंग की वजह से सारा कुछ बना है, सारा यूनिवर्स बना है, तो इसीलिए कहते हैं उसको बिग बैंग थियरी, यानी ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड, यानी अर्थक्वेक का इंटेंसिटी मेजर करते हैं, नापते हैं किससे, कौन से आला से? तो बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ, सेस्मोग्राफ। तो कौन सा सही जवाब होगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी इससे हम लोग मेजर करते हैं भूकंप के इंटेंसिटी को, ड्यूरेशन यानी कितना देर तक हुआ, कितना बड़ा झटका था, उसके खासियत के बारे में, भूकंप के खासियत के बारे में नापते हैं सेस्मोग्राफ से। सेस्मोग्राफ से नापते हैं भूकंप के सारे फीचर्स यानी खासियत को। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले एग्जाम क्वेश्चन के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 12 नंबर का सवाल है व्हाट हैपेंस टू डेसिडियस ट्रीज। तो डेसिडियस ट्रीज को क्या होता है, इनमें क्या होता है, क्या हो मतलब क्या खासियत है? जैसे लॉस देयर फ्लावर इन समर, लॉस देयर लीव्स इन विंटर, लॉस देयर फ्लावर इन विंटर या डाई इन विंटर। तो क्या ये पत्तियों को झड़ जाता है विंटर में, या फिर फूलों को झड़ जाता है समर में, या फूलों का झड़ता है विंटर में, या फिर ठंडी के मौसम में ये मर जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी लॉस देयर लीव्स इन विंटर, यानी अपने पत्तियों को गिरा देता है ताकि ट्रांसपीरेशन की वजह से इनके अंदर पानी बचा रहे, पानी की कमी होती है और सूरज भी कम निकलता है, जिसकी वजह से ये अपने पत्तियों को झरा देता है अपने पेड़ से ताकि इनमें पानी बचा रहे, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से पानी बाहर ना निकले। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है विच कैन बी यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मस्कीटो, यानी मस्कीटो को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन सा हम लोग यूज़ कर सकते हैं? क्या वो पंटियस है, रोहू, गैम्ब्यूजा या बाटा? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? यानी मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन सा हो सकता है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी गेम्ब्यूसिया। गेम्ब्यूसिया जो कि मस्कीटो फिश भी कहते हैं, इसको मस्कीटो फिश कहते हैं। ये मच्छरों को अंडा देने में, मतलब अंडा देने नहीं देता है, उनको ख़त्म कर देता है। मस्कीटो फिश भी कहते हैं गेम्ब्यूसिया को। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको दुनिया भर में यूज़ किया जाता है मच्छरों को मारने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। 14 नंबर का सवाल है, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज काउज्ड बाय लीकेज ऑफ MIC गैस। तो भोपाल गैस जो हुआ था, इसमें आग जो लग गया था, भोपाल गैस मतलब फट गया था, तो कौन सा गैस बाहर निकला था, यानी लीक कौन सा गैस किया था, लीकेज। तो MIC का असल नाम क्या है? तो MIC का क्या मिथाइल आइसोसाइनाइट है, या मिथाइल आइसोसाइनेट है, या मिथाइल आइसोसाइनाइड है, या मिथाइल आइसोसाइट्रेट है? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा होगा, ऑप्शन बी, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट ऑप्शन बी इसका सही होगा। MIC का फुल फॉर्म यही है। ठीक है दोस्तों, ये कब हुआ था? 1984 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का 15 नंबर का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। किसको ग्रीन हाउस गैस नहीं कहते हैं, यानी कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है, हीट को रेडिएटेड हीट को पकड़ लेता है, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? क्या मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी हाइड्रोजन जो है मिथाइल ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये। बाकी मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल क्या है? अब ये 15 सवाल हो गया, अब ये जनरल नॉलेज, और 15 सवाल है करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर से पहला सवाल क्या है? द बुक प्ले इट माई वे, किताब का नाम क्या है? प्ले इट माई वे। प्ले इट माई वे इज ऑथर्ड बाई, यानी ये किसने लिखा है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, GR विश्वनाथ, या सौरभ गांगुली? इसका सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करेंगे। सही जवाब होगा ए, यानी सचिन तेंदुलकर। किसने लिखा है ये किताब? सचिन तेंदुलकर ने खुद लिखा है, जिसको ऑटोबायोग्राफी, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है प्ले इट माई वे, जो कि 2014 में इन्होंने पब्लिश की थी, यानी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल 17 नंबर में क्या है? द मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू, यानी स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर्स किसके अधीन है, यानी द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, विधानसभा, या स्पीकर? तो किसके अधीन होगा ये? इसका सही जवाब कौन सा होगा? सी, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एक स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर, एक स्टेट का जो है मिनिस्टर सब किसके अधीन रहता है? विधानसभा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली से के अधीन रहता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है 18 नंबर, द ब्रिटिश टीम वॉज डिफीटेड बाई मोहन बागान क्लब इन द ईयर, यानी मोहन बागान क्लब जो है बंगाल में मैच खेला था ब्रिटिश टीम से, फाइनल मैच, वो कौन से साल में जीता था? बंगाल ब्रिटिश टीम को हरा के फाइनल मैच जीता था, वो कौन से साल में था? तो क्या वो 1901, 1905, 1910, 1911? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी 1911 में। 1911 में ब्रिटिश टीम को हरा के फाइनल मैच जीता था, और ये मैच बंगाल में ही हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रॉपिकल मानसून क्रॉप, यानी ट्रॉपिकल मानसून क्रॉप कौन सा है? पैडी, वीट, बाजरा, मस्टर्ड? तो जो कि मानसून सीजन में होता है, कौन सा? इसका सही जवाब कौन सा होगा ऑप्शन ए, यानी पैडी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जो मानसून क्रॉप, यानी खरीफ क्रॉप भी कहते हैं, खरीफ क्रॉप जो कि बरसात के सीज़न में होता है, जिसका लगाया जाता है अप्रैल मई के महीने में, और इसका कटाई होता है लगभग मई जून में, जुलाई के महीने में होता है, इसका लगाया जाता है, और अक्टूबर महीने में इसका कटाई होता है। इसको मानसून क्रॉप भी कहते हैं, धान को। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले सवाल पे।
अगला सवाल क्या है? 20 नंबर, विश्व भारती इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट। विश्व भारती जो है यूनिवर्सिटी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? विश्व भारती है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम या मेदिनीपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी बीरभूम में। बीरभूम में ही है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। तो आज का अगला सवाल है, हु इज क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग कूलिनिज्म। तो कूलिनिज्म का जो है गठन किसने किया था, किसने बनाया था? कूलिनिज्म एक सोशल सिस्टम है जो कि बनाया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी बल्लन सेन के द्वारा बनाया गया था 12वीं शताब्दी में इसको 12th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। इसको बनाया था बल्लन सेन के द्वारा। ठीक है, इसका फाउंडर वही है। चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है, ध्यानचंद वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। ध्यानचंद जो है कौन से स्पोर्ट से एसोसिएट, यानी ध्यानचंद एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे जिनको द विजार्ड भी कहा जाता था। द विजार्ड यानी जादूगर, द विजार्ड यानी जादूगर कहा जाता था किसका? हॉकी का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इन्होंने ओलंपिक में भी खेला था 1928, 1932 और 1936 में, जो कि गोल्ड मेडल भी थे, इंडिया को जिताया भी था ध्यानचंद। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है, विच वन इज रीनेबल एनर्जी। तो इसमें से रीनेबल एनर्जी कौन सा है? वो एनर्जी जिसको हम लोग, जो कभी ख़त्म ना हो, बार बार चलते रहे, ना ही कोई पोल्यूशन होता है ना ही कुछ। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग ए बी सी डी में से कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी सोलर पावर। जो धूप से जो एनर्जी मिलता है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। सूरज कभी जल्दी ये नहीं होने वाला, ख़त्म नहीं होने वाला है। वो एनर्जी हमेशा चलते रहेगा। थर्मल पावर, एटॉमिक पावर और पेट्रोलियम, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। तो आज का अगला सवाल है, गति धारा प्रकल्पा इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ। तो कौन सा गवर्नमेंट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? ए बी सी डी में से, आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा इसका वेस्ट बंगाल। कौन सा होगा इसका सही जवाब? वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है दोस्तों, चल यह एक फाइनेंशियल असिस्टेंट है, यानी एक ऐसा स्कीम है जिसके द्वारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है लोग हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, कुछ फाइनेंशियली मदद करके। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। ऑप्शन इसका सी होगा, गतिधारा प्रकल्पा इसका नाम है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो आज का अगला सवाल है, ऑन जून 2014 विच मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल government has been appointed as India's governor of the board of governors of Asian Development Bank। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है हर एशिया में से हर कंट्री का एक एक गवर्नर। तो इंडिया का गवर्नर कौन था इनमें से? प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली या स्मृति ईरानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी अरुण जेटली। दो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी अरुण जेटली जो है इसका सही जवाब होगा। 2014 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के इंडिया का जो गवर्नर था वो अरुण जेटली ही थे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है, द अर्थ रोटेड अराउंड इस एक्सिस। जो अर्थ यानी जमीन जो है घूमती है अपने एक्सिस पर, किस डायरेक्शन में? नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूरब या फिर पूरब से पश्चिम। तो जमीन किस एक्सिस पर घूमती है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन डी, यानी पश्चिम से पूरब घूमती है। इसलिए तो सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाके डूबता है। सूरज इसका उल्टा होता है, पश्चिम से निकलता है। और जमीन कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। द पार्क स्ट्रीट हैज़ बीन रीनेम्ड अगेंस्ट हुज नेम। पार्क स्ट्रीट जो है उसको नया नाम दिया गया, किसके नाम पर रखा गया था? जगदीश चंद्र बोस, डेरोजियो, मदर टेरेसा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो किसके नाम पे इसको रखा गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी मदर टेरेसा के नाम पे रखा गया था पार्क स्ट्रीट का नया नाम।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, अगला सवाल है द फाउंडर ऑफ बंगाल केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। बंगाल केमिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडर था वो कौन था? तो नील रतन सरकार, प्रफुल्ल चंद्र, द्वारकानाथ या आला मोहन दास। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी प्रफुल्ल चंद्रा। ये जो है 1901 में बंगाल में वो बंगाल केमिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था। ठीक है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिकल भी कहा जाता था, केमिस्ट कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है 29 नंबर। ऑन अक्टूबर 2014 द अर्बन हाउसिंग मिशन हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल रीडर्स। तो अर्बन हाउसिंग मिशन जो है इसका नया नाम रखा गया था, किसके नाम पे रखा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो किसके नाम पे रखा गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी सरदार पटेल के नाम पे रखा गया था। हाउसिंग मिशन को नाम हटा के सरदार पटेल के नाम पे रखा गया था अक्टूबर 2014 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज का आखिरी सवाल। आज का आखिरी सवाल है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? उनका मेन जो है कामकाज क्या था? क्या वो हंटिंग करते थे, केटल रियरिंग, ट्रेड या फिर? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ तब के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन यानी कामकाज कारोबार क्या था? एग्रीकल्चर, केटल रियरिंग या फिर हंटिंग या ट्रेड। तो उनका मेन कामकाज था एग्रीकल्चर, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। ऑप्शन ए यानी एग्रीकल्चर, वो लोग खेती बाड़ी ही करते थे। उस टाइम तक खेती बाड़ी सीखना आ चुका था, सब लोग सीख चुके थे और उस टाइम खेती बाड़ी ही करते थे। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक हम लोग फिर आगे अब डिस्कस करेंगे। अगला आगे सेट लेके आएंगे क्वेश्चंस के, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा उनको लेके आएंगे। और आप लोग चैनल में बने रहिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।